ओके, सो पहले सेशन में हम लोगों ने कंप्लीटली किस चीज को लेकर बात किया था कि कोर्स में क्या चीजें हैं, क्यों करनी चाहिए और कोर्स के क्या फायदे हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, किन लोगों को नहीं करना चाहिए था हमने वो चीज भी बता दिया था कि ऐसे लोग जिनको ना तो जॉब करना है ना तो बिजनेस करना है, बस घर पे निठल्ले बैठे रहना है, तो वो लोगों ने बिल्कुल ना करे, छोड़ दें। ठीक है, ओके। सो ये डिस्क्लेमर्स देने के बाद हम लोगों ने कवर करना है पहले एमएसएमई मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। सर क्यों करना जरूरी है? भैया ठहरो, ये तो हम डिटेल में बात करेंगे ही करेंगे, तो ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों करना है रजिस्ट्रेशन, किसका होता है रजिस्ट्रेशन, कैसे होता है, यही तो सारी चीजें हमें सीखना है। इनकम टैक्स, अलग अलग जो आईटीआर फॉर्म्स होते हैं, ITR 1 किसके लिए होता है, कौन एलिजिबल होता है, कैसे ITR 1 भरा जाता है, कैसे ITR 2 फाइल किया जाता है, कैसे ITR 3 फाइल किया जाता है, 4 कब फाइल किया जाता है, क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, आपके सब क्या क्यों कब सबका जवाब मिलने वाला है आप लोगों को कंप्लीट दिस पर्टिकुलर कोर्स। ओके, वैसे आप लोगों को हम लोगों ने कहा था PAN 10, ठीक है, NSDL की वेबसाइट से एज वेल एज इनकम टैक्स की वेबसाइट से। आपले सरकार के थ्रू हम लोग गुमास्ता रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देखेंगे और एक फूड लाइसेंस का भी हम लोग सीखने वाले हैं, जो हमारा एक्चुअली एडिशनल मैंने जो प्रमोट किया है कोर्स, उसमें एक्चुअली चार चीजों को कंसिडर किया था, बट कुछ स्टूडेंट्स के डिमांड के हिसाब से हम लोगों ने फूड लाइसेंस को भी कवर कर लिया अपने कोर्स में, बिकॉज हमारे कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक सिंगल फूड लाइसेंस के लिए जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपए थी, 10,000 रुपीज की फीस पेड किया था एक प्रोफेशनल व्यक्ति को। 100 रुपए की चीज के लिए यू कैन इमेजिन 10,000 रुपीज का चार्ज कर रहा था कोई एडवोकेट। ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू डिस्क्लोज योर नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, बट सोचो आप 100 रुपए के लिए भाई 10,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। अगर वो नॉलेज उस बंदे के पास होता, उस पर्सन के पास होता, तो he can file or he can obtain license from themselves। वो खुद से ही क्या कर सकता था, अपना लाइसेंस खुद ही बना सकता था। ओके, अब इन सारी चीजों के बाद हम कोर्स पर एंटर्ड आगे करने से पहले एक एक छोटा सा आप लोगों के लिए पर्टिकुलर क्या बोल सकता हूं मैं, एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कुछ लोगों की कुछ मिथ्या है, कुछ मिसकंसेप्शंस है। मैं उस मिसकंसेप्शंस को पहले दूर कर दूं। सर क्या मिसकंसेप्शंस है? यस, मैं वो मिसकंसेप्शंस आपको बताता हूं, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की मिसकंसेप्शंस है। किसको लेकर? लोगों की पहली मिसकंसेप्शंस है कि यार ITR तो सिर्फ CA फाइल करता है। किसने बोला आपको ये? किसने बोला कि ITR तो सिर्फ CA फाइल करता है? ITR जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो बोलता है कि ITR कोई भी फाइल कर सकता है। कोई भी का मतलब होता है एनी वन कैन फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न, बट कंडीशन ये है कि ही हैव अ साउंड नॉलेज। उसको क्या होना चाहिए? उस पर्टिकुलर चीज का साउंड नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक सीए के पास होता है, इसलिए सीए फाइल करता है। अगर आपके पास साउंड नॉलेज है सो यू कैन ऑल्सो फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एज वेल एज योर क्लाइंट्स इनकम टैक्स रिटर्न। कोई बड़ा ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है कि सिर्फ सीए ही करेगा। यस, डेफिनेटली कुछ काम है जो सिर्फ एक सीए ही कर सकता है, जैसे ऑडिट करना। अच्छा, ऑडिट में भी कौन सा ऑडिट करना? फाइनेंशियल ऑडिट करना। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए की होती है, टैक्स ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए की होती है, कंपनी ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए की होती है, कॉस्ट ऑडिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीए एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटेंट की होती है, CWA जो कोर्स परस्यू करता है। ठीक, तो सीएस की भी कुछ अथॉरिटीज होती है इसमें। तो हम लोग तो उस चीज की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की। कोई इसके लिए लीगल अथॉरिटी नहीं है, जिसको आता है वही लीगल अथॉरिटी है, वही सरकार है, वही सारा काम कर सकती है। उसके अलावा सर एमएसएमई में कौन मतलब हमको अथॉराइजेशन मिलता है क्या? यस, आपको नॉलेज है तो आपको अथॉराइजेशन है। सर गुमास्ता कोई भी बना सकता है? यस, आपले सरकार पर कोई भी अपनी आईडी बना सकता है, अगर आपको नॉलेज है तो। आप अपनी खुद की CSC डिजिटल सेवा की क्या कर सकते हो? आईडी बना सकते हो। तो इसके लिए कोई अलग से आपको दूसरी और चीज करने की जरूरतें नहीं है। प्रॉपर किस वे से करना चाहिए, किस पाथ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वही तो हमारा पर्पस है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर का। सर पैन तो सर वो पैन कार्ड सेंटर वाले बनाते हैं। किसने कहा? आपको अगर NSDL पोर्टल का नॉलेज है, अगर आपको फ्री में पैन कार्ड बनाने हैं, आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट का नॉलेज है कैसे बनाना है, सो यू कैन मेक अ पैन कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट एज वेल एज। अगर आप कोई चार्जेस पेड कर रहे हो
तो आप एनएसडीएल की वेबसाइट से उस सम चार्जेस पेड करके भी क्या कर सकते हो, पैन कार्ड टैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो और वो बना के अपने क्लाइंट्स लोगों को दे सकते हो। मुझे बताओ, जैसे अगर आपका ने भी कहीं ना कहीं से आई गेस पैन कार्ड बनवाया होगा, तो मिनिमम 150 तो चार्ज पे किया होगा, किसी ने 150 किया होगा, किसी ने 200 किया होगा, किसी ने 250 किया होगा, कोई बोलेगा सर मैंने 50 रुपए किया। जिन्होंने 50 रुपए किया ना, यानी जिन्होंने भी 100 रुपए से कम चार्जेस पे किया है ना, समझ लो उनका फ्री वाला पैन कार्ड बना है। मतलब सामने वाले ने फ्री का बना के दे दिया बट फिर भी आपसे चार्जेस लिए हैं मोस्टली, क्योंकि इसकी जो लीगल चार्जेस आती है 106 रुपए 90 पैसे इसकी एक्चुअल एनएसडीएल की फीस होती है जो गवर्नमेंट को जाती है। तो कोई भी बंदा उसके नीचे तो चार्ज नहीं करेगा, करेगा तो उसके ऊपर, और उसके नीचे किया है या तो उसने अपने जेब से भरा होगा या तो फ्री वाला बना के आपको दे दिया होगा। तो ये सारी चीजें कैसे करना सीखेंगे। आज तो पहला ही दिन है, पहले दिन में इतनी सारी चीजें, सिर्फ अभी हम पूरा कोर्स का एक क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। अब सोचो ओवरव्यू में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो एक एक टॉपिक के अंदर जब डिटेल में चलेंगे तब तो और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक, तो बातों का सिलसिला मैं चालू रखता हूं और ला लेता हूं हमारे कोर्स के जो पहला कंटेंट है एमएसएमई के ऊपर। ठीक है, हम लोग पहले ला लेते हैं एमएसएमई के कंटेंट पर आपको, कि एमएसएमई में अपने को पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल, फिर देन उसके बाद थ्योरेटिकल के साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिकल चीजों को भी करके देखेंगे। ठीक, तो मैं ये आपको ऑफिशियल बुकलेट पर लेकर आता हूं। ये ऑफिशियल बुकलेट किस चीज का है, एमएसएमई का है। और साथों साथ ये नोट्स भी पढ़ते चलेंगे हम, कुछ इसमें टेक्निकल बातों को हाईलाइट करेंगे जो आप लोगों के जानकारी में होना जरूरी है। और साथों साथ मैं आपको इंटरनेट की मदद से डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर भी लेके चलता हूं। तो इनकी वेबसाइट आप MSME सर्च करोगे, MSME अगर आप प्रॉपर वेबसाइट की बात करो तो msme.gov.in, ये इनकी प्रॉपर वेबसाइट है। ठीक है, होप आप लोगों को दिख रहा हो, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको ये चीजें दिख सके। msme.gov.in, ठीक है, ये इनकी प्रॉपर वेबसाइट है, मैंने सर्च कर लिया है। सो इनकी प्रॉपर वेबसाइट पर आप जाकर क्या कर सकते हो, जितनी भी बुकलेट्स है, टेक्निकल इनका क्या क्या नॉलेज होता है वो सारे हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है 400 पेज की बुक पढ़ने का तो आप लोग पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं आप लोगों को 400 पेज को कंसोलिडेट करके वहां से क्या क्या कंक्लूजन्स निकलते हैं, कंक्लूजन्स निकाल के मैं सीधा आप लोगों को जो जो काम की चीजें हैं वो सारी काम की चीजें आपको बताऊंगा। तो ये है हमारा एमएसएमई का लीगल पोर्टल। ठीक है, होप आप लोगों को दिख रहा है, और अगर इफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग थोड़ी अपनी स्क्रीन को जूम कर लो, जहां जहां आपको देखना है वहां वहां आप लोग जूम कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों को चीजें क्लियरली दिख सके। ओके, तो ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और इस वेबसाइट पर आने के लिए ना तो किसी ऑथराइजेशन की जरूरत है और ना ही किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। ठीक है, यहां पर आपको एक साउंड नॉलेज की जरूरत है, जो जो अपडेट्स आते हैं वो अपडेट्स यहां पर हाईलाइट होते चलते हैं। ठीक, आप लोगों ने ये सब इनकी सेवाएं हैं एमएसएमई पोर्टल के अंदर, ये सब एमएसएमई समाधान, मतलब अगर कुछ आप लोगों का क्या बोलते हैं कोई ग्रेवियंस है, कोई कंप्लेंट्स है, तो आप यहां से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जनरली प्रैक्टिकल ये वाले काम बहुत कम मिलते हैं। प्रैक्टिकल जो सबसे ज्यादा काम मिलता है वो होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन का, प्रैक्टिकल ये सबसे ज्यादा काम लोगों को मिलते हैं। उसके अलावा PMEGP, आपने कभी नाम सुना होगा, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सुना है कभी किसी ने ये नाम, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। हमारे मोदी साहब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे मोदी साहब बोलते हैं कि स्वावलंबी बनो, और ये स्वावलंबी की जो उनकी आत्मनिर्भर बनो, ये जो उनकी आत्मनिर्भर की जो योजनाएं चल रही है ना, बहुत सारी स्कीम्स चल रही है, उस स्कीम्स के अंतर्गत ये खादी इंडिया, शायद मेरा माउस आप लोगों को हाईलाइट दिख रहा है, आप जूम कर सकते हो वहां एरिया को, ये वाला एरिया। ठीक है, तो PMEGP प्रधान आपको क्या बोलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम चला रहे। इस पर्टिकुलर पोर्टल पे आप क्या कर सकते हो, इस पोर्टल पे अगर आप कोई नया उद्योग चालू करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस चालू करना चाहते हो, कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हो, तो उस प्रोजेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। आप गवर्नमेंट को बताना चाहते हो कि गवर्नमेंट मैं ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूं, उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट देखेंगी कि आपके बिजनेस में दम है क्या,
और अगर दम है तो आपके बिजनेस की फंडिंग गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं। ओके, ठीक है, तो पीएमईजीपी के हम क्या चल रहे, वेबसाइट पे चल रहे, ये हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, बट अप्लाई कैसे करना होता है ये तो सेकेंड लोन के लिए है, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपने पहले ऑलरेडी कर लिया है, देखो कितने रुपए तक का लोन मिलता है, अगर आप यहाँ पर पढ़ने के लिए एलिजिबल हो, अगर आपको दिख रहा है ये पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो अप्लाई फॉर सेकेंड लोन, मतलब पहली बार ऑलरेडी लोन, क्योंकि ये स्कीम अभी से नहीं चल रही, बहुत पहले से चल रही है, तो सेकंड टाइम आप 1 करोड़ रुपए तक का लोन गवर्नमेंट से यहां से इजीली ले सकते हो, और उस 1 करोड़ के ऊपर गवर्नमेंट आपको 15 से 20% की सब्सिडी देंगी। मतलब 1 करोड़ के लोन में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 15 से 20 लाख रुपए माफ रहेंगे। मतलब आपके बिहाफ में 15 से 20 लाख कौन भरता है? गवर्नमेंट। लेकिन ये जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है पीएमईजीपी, तो इसका एप्लीकेशन कहां से किया जाता है? इस पर्टिकुलर वेबसाइट के पोर्टल से किया जाता है। ये आपको सेक्शन दिख रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन है, आप अपने लिए ये क्या करना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई प्रोजेक्ट, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप यहां से अप्लाई कर सकते हो। आप पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहां से अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नॉन इंडिविजुअल्स के लिए, ठीक। तो हम लोग पहले इंडिविजुअल्स की प्रोसेस देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या चीजें। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये उनकी एप्लीकेशन फॉर्म पर ला लेगा आपको। यहाँ आपको उनका आधार नंबर डालना है। अगेन मैं फिर से आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, ये मैं आपको एडिशनली बता रहा हूं। इन फ्यूचर अगर आपको कभी पीएमईजीपी के पोर्टल की जरूरत पड़ गई तो आप डायरेक्टली यहां से अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन सेंटर में इसके एप्लीकेशन के लिए कुछ लोग 500 रुपए चार्ज करते हैं, कुछ लोग 1000 रुपए चार्ज करते हैं। इवन दो प्रोजेक्ट का रिपोर्ट बनाने के लिए 5-5 हजार रुपए तक के चार्ज करते हैं। और मैं कहीं बाहर की बात नहीं करूंगा, मैंने खुद ने लोगों के एप्लीकेशन करने के लिए 5,000, लेकिन उसमें मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना के दी थी, आईटीआर भी फाइल करके दी थी, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन भी करके दिया था। ऐसे कंप्लीट पैक करके मैंने 5,000 चार्ज किया था अपने क्लाइंट से, लोकली क्लाइंट था गोंदिया का। तो आप यहां से भी वर्क कर सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन लगती है, अगर आप पढ़ने के लिए कैपेबल होंगे तो आप थोड़ा सा जूम कर करके भी पढ़ सकते हो। ये रहा आपका आधार कार्ड नंबर, जो कि पता ही होता है, एप्लीकेंट का नेम एज पर द आधार। तो जितनी भी डिटेल्स है ना, सारी आपके पास अवेलेबल होंगी। यहाँ ऐसा टेक्निकल कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स उठाना है, डिटेल्स डाल देना है उनकी, ठीक। टेक्निकल नॉलेज की ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज की जरूरत कहां से पड़ेगी? ये कि आप किस टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हो। आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप ट्रेडिंग में हो, ठीक है। आप किस टाइप की एक्टिविटी करना चाहते हो, तो ये तो पता है कि अगर आप मान लो सर्विस दे रहे हो तो आप सर्विस इंडस्ट्री की एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप कोई सामान बनाते हो तो मैन्युफैक्चरिंग। आप कुछ सामान खरीदते हो और बेच देते हो तो मतलब आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हो, तो आपको यहाँ से बिजनेस, यहाँ से टेक्निकल पॉइंट शुरू हो जाते हैं। आप जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, किस टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको यहाँ पर उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। आपने ट्रेनिंग लिया है या नहीं लिया है ईडीपी से, और यहां से गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग दिलवाती है। आपको गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिलवाती है। कैसे होती है ट्रेनिंग, अगर आप लोगों को वो जानना है तो आप लोग आफ्टर क्लास वगैरह मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर ईडीपी की ट्रेनिंग वगैरह कैसे होती है, क्योंकि ये सब हमारे कोर्स का एक्चुअली पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उतने डिटेल में कवर नहीं कर रहा हूं इन चीजों को। ओके, उसके अलावा ये आप लोगों ने ईडीपी की ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कहां से किया, कितने ड्यूरेशन का किया, कौन सी इंस्टीट्यूट से किया, वो सारी चीजें लिखना पड़ता है। उसके अलावा आप जो प्रोजेक्ट में पैसे लगाना चाहते हो उसकी डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी पड़ती है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट्स में पैसा यूज करोगे, आप धंधे को चलाने के लिए कितना पैसा लगाओगे जिसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, आपको टोटल कितने की लागत आ जाएंगी, आपका इससे टोटल मतलब कितना, मतलब एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या है कि आपको फंडिंग इसलिए दे रही है ताकि आप रोजगार जनरेट कर सको। बिजनेस लाओगे तो उससे रोजगार बढ़ेगा, लोगों को काम मिलेगा। उसके अलावा फाइनेंसिंग, आपको बैंकिंग से रिलेटेड डिटेल्स डालनी है, और बस आपको एप्लीकेशन सेव कर देना है। फिर यहाँ इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, क्योंकि अभी मैंने यहाँ डिटेल फिल नहीं किया है तो ये मुझे आगे नहीं ले जाने देगा, ठीक है। बट मैंने जो प्रोसेस किया है इसलिए मैं आपको आगे की स्टेप बता रहा हूँ। आगे आपको एक प्रोजेक्ट कॉस्ट की पीडीएफ वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगी इसमें, और कुछ आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड मॉडल्स यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेंगी। तो फिर आपका ये डेटा गवर्नमेंट को सबमिट हो जाता है और एक रेफरेंस आईडी नंबर जनरेट होती है, और वो आईडी नंबर फ्यूचर में आपके लॉगिन के काम आती है।
और फ्यूचर में आप जब ये आईडी आप क्रिएट कर लो तो फ्यूचर में आप क्या करोगे, यहां पर आपको दिख रहा होगा लॉग इन फॉर्म फॉर रजिस्टर्ड एप्लीकेंट, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। फिर यहां से आप वो क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आपको यूजर आईडी मिल जाती है, पासवर्ड मिल जाता है, तो आपका जो स्टेटस है वो स्टेटस क्या है आप यहां से चेक कर सकते हो, आपका जो भी आपने प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया है उसका स्टेटस क्या है। बट अगेन ये चीज हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं था, इसलिए मैं इस पर और ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं अपने करिकुलम पर आ रहा हूं, जो हमें सीखना है। हमें सीखना है उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में। सर क्या होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन? तो उद्यम रजिस्ट्रेशन मतलब कोई भी बिजनेस, चाहे वो बिजनेस घर के किराने से लेकर होलसेलर का हो, लेकिन इसकी भी कंडीशंस होती है, हम कंडीशन भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक कर रहा हूं तो मुझे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर ले जाएगा। तो जैसा कि अगर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की। सर एक पोर्टल पे जाने के लिए इतनी माथापच्ची करना पड़ा, पहले एमएसएमई की वेबसाइट पे गए, फिर वहां से उद्यम रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर आए। अच्छा, आपको नहीं आना है ऐसे, मत आओ, मैं आपको एक न्यू टैब में क्या करके बताता हूं। एक मिनट, आपको हम न्यू टैब में डायरेक्टली किस तरीके से आप वो उद्यम रजिस्ट्रेशन के वेबसाइट पे जा सकते हो। आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, आपने सर्च करना है गूगल पर उद्यम रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, आपको बस इतना सर्च करना है, पहली ही वेबसाइट आ जाएंगी यहां पर। ये जो पहली वेबसाइट आपकी है https, ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in, और ये इंडिकेटर होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट का। मतलब आप किसी प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू मत जाना। अगर आप प्राइवेट, जैसे ये प्राइवेट वेबसाइट है, ये दिख रहा है, ये सेकंड वाली है, ये वेबसाइट क्या है, प्राइवेट है। अगर आप प्राइवेट वेबसाइट के थ्रू जाओगे तो आपसे पैसे मांगेगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाओगे तो जीरो कॉस्ट, नो फीस, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। जो लोग मार्केट में 500,000 रुपए चार्ज करते हैं एक रजिस्ट्रेशन करने का, जिसकी कॉस्ट जीरो होती है, लेकिन फाइलिंग की फीस ले लेते हैं हजार हजार रुपए। और टाइम कितना लगता है, 10 मिनट, हार्डली 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता। 10 मिनट के सामने वाला आपसे 1,000 रुपए ले लेता है। तो आप भी लो, आप भी काम सीखो, आप भी लोगों के काम करके दो। ठीक, तो अच्छा, अभी कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कोर्स तो हमारे काम का नहीं है, मैं थोड़ी रजिस्ट्रेशन करते बैठूंगा। ये चीज आगे चल के अगर आप भी कभी बिजनेस सेक्टर में आ गए, या कोई आपका रिलेटिव, चिर परिचित, जानकार अगर आपके टच में है, आपके कांटेक्ट में, और बोलता है कि यार मुझे धंधा चालू करना है, अगर आपको नॉलेज है तो आप धीरे से उसके लिए काम करके दे सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा सा अर्निंग का है भाई एक मोटो कि भाई मुझे पैसे भी कमाने हैं, तो आप इसको एज अ बिजनेस पर्पज से भी क्या कर सकते हो, वर्क को शुरू कर सकते हो। तो देखो हम लोग एमएसएमई से इस वेबसाइट पर आए थे, ठीक है, एमएसएमई के थ्रू इस वेबसाइट पर आए थे। बट अभी जो मैंने गूगल सर्च किया हूं, तो डायरेक्टली गूगल सर्च करूंगा तो भी मैं डायरेक्ट उसी वेबसाइट पर जाऊंगा। ठीक है, तो अभी वेबसाइट ओपन हो रही है, तो ये डायरेक्ट हम उस वेबसाइट पर आ गए उद्यम रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन की लाइव प्रोसेस देखने से पहले ये हम तीन जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, दिख रहा है, पहला स्टेप माइक्रो, दूसरा स्टेप स्मॉल, तीसरा स्टेप मीडियम। एक्चुअली जो MSME जो होता है ना, उसका फुल फॉर्म ही होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, इंटरप्राइजेस। यहाँ चैंपियन लिखा है, चैंपियन की जगह, मतलब इनका बोलने का मतलब है आपके बिजनेस की शुरुआत माइक्रो से होंगी, फिर स्मॉल पर जाएंगी, फिर मीडियम पे जाएंगी, फिर मीडियम के अगर ऊपर चले गए मतलब आप चैंपियन बन गए, मतलब आप बड़े उद्योगपति बन गए। सर क्यों ऐसा, अभी आपको टर्नओवर से समझ में आ जाएगा क्यों मीडियम के ऊपर आप जाओगे तो आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस देखनी होंगी, तो चलो हम आ जाते हैं कुछ कंडीशंस की तरफ। ये आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने ला लिया है उद्यम रजिस्ट्रेशन की कुछ ऑफिशियल बुकलेट है। हमें पहले तो ये बुकलेट से कुछ चीजों को समझना होगा। सर क्या चीज समझना होगा? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है, ये कब से स्टार्ट हुई है? ये हुई है 1 जुलाई 2020 से। बोलिए कब से हुई है? 1 जुलाई 2020 से। सर सुनो ना, हाँ बोलो। ये सर उद्यम रजिस्ट्रेशन पहले नहीं होता था क्या? होता था, लेकिन पहले इसका नाम उद्यम नहीं था, इसका पहले नाम था उद्योग रजिस्ट्रेशन। पहले उद्योग आधार बोला करते थे, अब नाम गवर्नमेंट ने बदल दिया है। अब आपको पता है सरकार है,
सरकार है और सरकार को कुछ तो भी बदलाव करने पड़ते ना, लिखना चाहिए कि सरकार ने भी कुछ काम किया है। तो उन्होंने उद्योग आधार को बदलकर उद्यम रजिस्ट्रेशन कर दिया, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो ये कुछ नहीं, उद्योग आधार का लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है। 1 जुलाई के पहले जितने भी लोगों ने उद्योग में रजिस्ट्रेशन करवाया था वो अभी 31 दिसंबर तक वैलिड है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद सभी को उद्यम बनाना, 31 दिसंबर 2021 के बाद सभी को उद्यम में रजिस्ट्रेशन करवाना या अपने सर्टिफिकेट को उद्यम रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट करवाना सभी के लिए कंपल्सरीली हो जाएगा। यस, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों तक? प्लीज कोई एक रिस्पॉन्स कर दे। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो ये जो पर्टिकुलर हम चीज सीखने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये ऑल इंडिया में एप्लीकेबल है। आप महाराष्ट्र में बैठ के भी सेम प्रोसेस करोगे, आप एमपी में बैठ के भी सेम प्रोसेस करोगे, बिकॉज दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय और प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो भारत की सरकार है वो ये पर्टिकुलर पोर्टल को लॉन्च की हुई है। ये किसी एमपी की गवर्नमेंट, किसी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, किसी राजस्थान की गवर्नमेंट या गुजरात की गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया है, ठीक है। तो कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं जो स्टेट लेवल पे करने होते हैं, कुछ कुछ रजिस्ट्रेशन होते हैं जो सेंट्रल लेवल पे करने होते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन है ये है सेंट्रल लेवल का, ये रजिस्ट्रेशन है सेंट्रल लेवल का। अब बात ये आती है, इसका नोटिफिकेशन आया था 26 जून को, ठीक है। ये नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ नोट्स भी शेयर किया करूंगा, जो जो मैं यहाँ पर चीजें पढ़ाऊंगा। तो ऑफिशियल गैजेट में 26 जून 2020 को नोटिफिकेशन आया था और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ये नए उद्यम रजिस्ट्रेशंस के बारे में डिटेल्स वगैरह, कुछ डेफिनेशन बदली थी, क्राइटेरियाज बदले थे, तो उन चीजों की जानकारी दी गई थी। क्योंकि आपको पता है कोई भी कानून में, कोई भी एक्ट में, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस में अगर बदलाव लाए जाते हैं तो उसके लिए प्रियोर नोटिस देना पड़ता है। अगर 1 जुलाई से कोई बदलाव लाया गया था 2020 में, तो उसका नोटिफिकेशन इन्होंने कब जारी कर दिया था? 26 जून 2020 को। बट ये टेक्निकल पॉइंट है, ये आप ना तो क्लाइंट को बताओगे ना तो क्लाइंट को कोई दिलचस्पी होगी, बट आपको एज अ प्रोफेशनल इस बात का नॉलेज होना चाहिए। चलो, मैं ला लिया आपको काम की बात पे। यस यस गाइस, मैंने आपको ला लिया काम की बात पे। और काम की बात ये है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप जिस बिजनेसमैन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, जिस व्यापारी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लो कि वो जो व्यापारी है वो कौन सी कैटेगरी में आता है। मतलब कि वो माइक्रो लेवल का व्यापारी है, स्मॉल लेवल का व्यापारी है, या मीडियम लेवल का व्यापारी है। सर कैसे समझेंगे और क्या ये समझना जरूरी है? यस, बेहद जरूरी है। हम प्रोफेशनली तरीके से पढ़ने और चीजों को सीखने जा रहे हैं। अगर अनपढ़ गवारों की तरह अगर मुझे सिखाना होता तो मैं सीधा आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लेता, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बता देता। डेफिनेटली हम रजिस्ट्रेशन की भी प्रोसेस करेंगे, बट हम टेक्निकल तरीके से चीजों को समझकर हम चीजों को करेंगे। करेक्ट? तो माइक्रो इंटरप्राइजेस किसको बोलते हैं? मतलब छोटे लघु उद्योग बोला जाता है इसे हिंदी में। अगर कोई यहाँ पर प्योरली हिंदी से बिलोंग करता हो तो इसे हम लोग क्या भी बोलते हैं? लघु उद्योग। लघु मतलब माइक्रो, ठीक है। तो आपको सॉरी, मैंने गलत वर्ड यूज कर दिया। माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म, सॉरी, माय बैक टू माय वर्ड्स। और स्मॉल का मतलब होता है लघु, ठीक है। और मीडियम का मतलब होता है मध्यम। अगर किसी को हिंदी में समझना है तो साइड में हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन दिया हुआ है। माइक्रो इंटरप्राइज मतलब होता है सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम, ठीक है। सर ये उद्यम का मतलब बिजनेस, सिंपल भाषा। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि आपका जो क्लाइंट है वो माइक्रो कैटेगरी में आता है, स्मॉल कैटेगरी में आता है या मीडियम में आता है? तो आपको उस क्लाइंट से दो चीजें पूछना होगा। पहले तो पूछना होगा, क्लाइंट बता तेरे बिजनेस में तूने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है फिक्स्ड एसेट्स के अंदर? पहला सवाल आपको यह पूछना है। और दूसरा अपने क्लाइंट से सवाल पूछना है, बता क्लाइंट तेरा टर्नओवर कितना है? ये दो बातें आप अपने क्लाइंट से पूछोगे। क्लाइंट तेरा इन्वेस्टमेंट कितने का है, क्लाइंट तेरा टर्नओवर कितने का है। अगर क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक का है, मतलब 0 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का है, तो वो माइक्रो की डेफिनेशन में आएगा। लेकिन ठहरो, सिर्फ ये एक बात नहीं पूछना था, आपको दो बातें पूछना था।
दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी कि टर्नओवर कितना है आपको अपने क्लाइंट से ये भी पूछना है। तो अगर आपके क्लाइंट का टर्नओवर 0 से लेकर 5 करोड़ के बीच का है, अगर ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती है, मेरा कोई क्लाइंट है जिसका इन्वेस्टमेंट मात्र 20 लाख रुपए का है और जिसका बिजनेस का टर्नओवर मात्र 50 लाख का है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? माइक्रो इंटरप्राइजेस कैटेगरी में आएगा। बोलिए कौन सी कैटेगरी में आएगा? माइक्रो कैटेगरी में आएगा। क्या ये बात आइडेंटिफाई कर लोगे कभी भी अगर आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है? अच्छा, 90% केसेस हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं, हमारे पास 90% केसेस माइक्रो इंटरप्राइजेस के ही आएंगे, 90 से भी ज्यादा, क्योंकि हम जिस एरिया में बिलोंग करते हैं हमारे पास छोटे क्लाइंट ही आते हैं। हमारे पास अंबानी, टाटा, बिरलास नहीं आने वाले, बराबर। हमारे पास बड़े बड़े उद्योगपति एकदम से नहीं आने वाले, हमारे पास आएंगे भी छोटे लोग ही आएंगे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। तो हमारे पास जो 90% केसेस है उसमें हमको माइक्रो इंटरप्राइजेस के ही क्लाइंट्स मिलेंगे। अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है स्मॉल इंटरप्राइजेस का। अब स्मॉल इंटरप्राइजेस में कौन कौन लोग आएंगे? तो स्मॉल इंटरप्राइजेस में आते हैं ऐसे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में या फिर इक्विपमेंट में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच का है। ऐसे लोग जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ है, क्योंकि 0 से लेकर 1 करोड़ तो माइक्रो की कैटेगरी में आते हैं, बराबर। और टर्नओवर के मामले में 0 से लेकर 5 करोड़ तक के लोग कहां आते हैं? माइक्रो में आते हैं। तो स्मॉल में कौन आएंगे? इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका धंधे में प्लांट मतलब क्या होता है? मशीनरी वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह 1 करोड़ से ज्यादा बट 10 करोड़ से कम है, एंड उनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा बट 50 करोड़ से कम होना चाहिए। अगर इस रेंज में उनका टर्नओवर है तो वो हमारे क्लाइंट स्मॉल कैटेगरी के क्लाइंट कहलाएंगे। कौन से क्लाइंट कहलाएंगे? हमारे स्मॉल कैटेगरी के। अब बात आती है सर मीडियम कैटेगरी में कौन आएगा? तो ऐसे क्लाइंट जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के ऊपर बट 50 करोड़ से कम होना चाहिए, एंड उनका जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा बट 250 करोड़ से कम होना चाहिए। तो ऐसे लोग माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। ऐसे लोग माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेसेस होती है रजिस्ट्रेशन करने की। हमारे पास जो क्लाइंट आएगा 90 टू 99% क्लाइंट इसी कैटेगरी का आएगा। मुझे बता दो, अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, मेरे ख्याल से यहां पर मैं एक बार लिस्ट चेक कर लूं, कोई प्रोफेशनल है क्या? सिर्फ मुझे एक ही यहाँ पर प्रोफेशनल दिख रहा है, ठीक है। इफ सी इज नॉट माइंडेड मैं उनका नाम मेंशन करूंगा। कविता, मुझे आप बताओ, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल आप खुद एक अकाउंटिंग की ऑफिस है आपकी और आप सर्विस रेंडर करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपके पास क्या अभी तक ऐसे कोई क्लाइंट आए हैं जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ के ऊपर और टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर हुआ है? यस, ऐसे कोई क्लाइंट आए हैं आपके पास यस सर। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर है? हाँ सर। ओके, तो उनका टर्नओवर 50 करोड़ तक के है? नहीं, उसके अंदर ही है। अंदर मतलब कि 5 करोड़ से ज्यादा बट 50 अच्छा। करोड़ से कम, मतलब कम। स्मॉल कैटेगरी के। ओके। और हम्म। आपको जो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके साथ और भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, उनको ज्यादा इस प्रैक्टिकल चीज का ज्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए वो एक पर्टिकुलर कोर्स परस्यू कर रहे हैं। सो आपके अभी तक के प्रैक्टिस करियर में, जब तक कि आप पिछले लास्ट 2-3 साल से जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कैटेगरी कौन से आया है आपके पास? माइक्रो, स्मॉल या मीडियम? स्मॉल भी है स्मॉल और भी है मीडियम में मतलब? भी है। हमारी पार्टी दोनों है। मतलब ये 10 करोड़, 100, 250 करोड़ तक की भी पार्टीज है आपके हाँ। पास? हाँ। ओके, और ये माइक्रो वाले नहीं है क्या? माइक्रो माइक्रो की भी है, कृषि केंद्र है, वो माइक्रो के अंदर में आता है। ओके, मतलब उनका टर्नओवर कम है। हाँ। ओके, तो कविता के पास माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों प्राइस के तीनों तीनों। टाइप के क्लाइंट्स हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन तो जितने भी हम, मैं जैसे गोंदिया की बात करूं, ठीक है, गोंदिया में आपको 90% क्लाइंट माइक्रो कैटेगरी के मिलेंगे
ठीक है। और जो आप लोग जो वर्किंग करोगे बिंगा, क्योंकि अभी आप लोग बहुत बड़े प्रोफेशनल नहीं हो, तो आप लोगों को स्टार्टिंग में माइक्रो लेवल के ही क्लाइंट्स मिलेंगे। जैसे आपका प्रैक्टिस जम जाए और जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो धीरे से आपके पास बड़े लोग आना शुरू करेंगे, और आपका काम जम जाए तो फिर आपके पास मीडियम लेवल के भी क्लाइंट्स आना शुरू हो जाएंगे। और जब कोई क्लाइंट का टर्नओवर 250 करोड़ के ऊपर चली जाए तो वो क्लाइंट का जो फिर जो भी हम एस्टिमेशन, कैलकुलेशन, रजिस्ट्रेशन है वो एज पर द कंपनीज एक्ट करते हैं, एज पर द लेबर एक्ट के अकॉर्डिंगली करते हैं, और उनकी अलग प्रोसेसेस होती है। तो हम लोग माइक्रो, स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर्स या फिर एंटरप्राइजेस को कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग क्या अपने क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आपका क्लाइंट माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है या मीडियम में आता है? प्लीज एक बार रिस्पॉन्ड करोगे यस सर। सभी लोग? यस सर। यस। तो सबसे पहला काम, आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको अपने क्लाइंट का लेवल देख लेना है, क्लासिफिकेशन देख लेना है कि वो क्लाइंट कौन से क्लासिफिकेशन में आता है, माइक्रो में आता है, स्मॉल में आता है या मीडियम में आता है। ठीक। अब कोई भी पर्सन, चाहे वो माइक्रो में आ रहा है, स्मॉल में आ रहा है या फिर मीडियम इंटरप्राइजेस में आ रहा है, कोई भी पर्सन, तो सभी के लिए जो ऑनलाइन प्रोसेस है, रिमेन ऑन द सेम पोर्टल। ये जो हम लोग पोर्टल देख रहे हैं ना, इसी पोर्टल से सबके रजिस्ट्रेशन होते हैं। ठीक है, और आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ते, कोई आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने पड़ते। लेकिन हाँ, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, एज वेल एज आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। अगर सामने वाले का जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, अगर जीएसटी लिया हुआ है तो। नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है। आपको उसके बिजनेस लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। आपको क्या जरूरत पड़ेगी? उसके बिजनेस लोकेशन कहां पर है, वो लोकेशन पर आपको पूछना पड़ेगा अपने क्लाइंट से। आपको अपने क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि उसके बिजनेस में कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, उसमें मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। ठीक है, उनका कोई रिलेटिव, कोई फैमिली मेंबर तो उनके इस पर्टिकुलर बिजनेस में काम नहीं कर रहा है, आपको वो पूछना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर आइडेंटिफाई करते आता है तो आपको उसके एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी पूछना पड़ेगा कि आप जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी से करते हो, एससी एसटी एनटी से करते हो। तो आपको उस एंटरप्रेन्योर की क्या करनी पड़ेगी? कैटेगरी पूछनी पड़ेगी। आपको पूछना पड़ेगा क्या वो कोई फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है। ठीक है, अब एज ऑब्वियस है, अगर आपका क्लाइंट है तो इसमें से बहुत सारी चीजें तो आपको पता ही होती है कि वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है या नहीं है, वो कौन सी कैटेगरी का है। ठीक है, ये जो बेसिक से सवाल है, अब जरूरी नहीं कि आप हर एक क्लाइंट से पूछो। अगर आपको आपके क्लाइंट का डेटा पता है तो आप ये 3 डॉक्यूमेंट बस मंगवा लो, और इस 3 डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर आप क्या कर सकते हो? प्रोसेस अपनी शुरू कर सकते हो। किस चीज की? उद्यम रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, उद्यम रजिस्ट्रेशन की। मुझे बताओ, आप में से किसी का उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है क्या? आप लोगों में से किसी का बिजनेस है जिसका उद्यम रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है? सर एक गुमास्ता था, वो भी इसी में आएगा ना? नहीं नहीं, आप कोर्स में आएगा बट वो उद्यम के थ्रू नहीं हेलो। बनता। यस पूजा, मैं जवाब दे रहा हूं आपकी ओके। बात का। वो यहां से नहीं बनेगा, उसके लिए अलग हाँ पोर्टल सर। होता है। ठीक है, तो हम जब गुमास्ता वाली ओके प्रोसेस सर। पे चलेंगे तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम लोग गुमास्ता के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल में कोई है किसी का ओके सर। पर्सनली? नहीं तो फिर मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं आपको अपने क्लाइंट के ऊपर एक्चुअल वर्क करके दिखाऊंगा। अगर आप में से किसी को भी गुमास्ता सॉरी उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम लोग उनका डेटा यूज करके उनका गुमास्ता का लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे। और अगर आप में से किसी को नहीं बनाना है तो मैं अपने क्लाइंट का, मेरे पास भी क्लाइंट्स का जो लाइव जो डेटा है, मैं उसके ऊपर उनका एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करके लाइव प्रोसेस आप लोगों को शो करूंगा। कहां से? इस पोर्टल के थ्रू। ठीक है, और ये हम लोग लाइव प्रोसेस कल सीखेंगे। आज पहले थ्योरेटिकल बात को कंप्लीट कर लेते हैं, कल इसकी लाइव प्रोसेसिंग देखेंगे। हम डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर लेंगे अपने क्लाइंट्स के। मैं आधार कार्ड मंगवा लेता हूं अपने क्लाइंट का, पैन कार्ड मंगवा लेता हूं, अगर वो जीएसटी होगा उसका तो जीएसटी मंगवा लूंगा, और बाकी के मैं ये बाकी के सवाल भी उससे पूछ लूंगा। आप लोग भी कॉपी पेन नोट डाउन करते रहना, कौन सी चीज के लिए कौन कौन सी बातें पूछनी पड़ती है, यू कैन नोट डाउन, क्योंकि ताकि आप अपने जो क्लाइंट है उनसे सारे सवाल कर सको, ताकि आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना आए। तो
कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, बिकॉज आपको डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स है डिटेल्स डालनी पड़ती है, अपलोड नहीं करनी पड़ती बट डिटेल्स डालनी पड़ती है। उसके अलावा ये सारी की सारी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये जो अभी हम पोर्टल पे थे, ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू होंगे। इस पोर्टल के अलावा इसका कोई दूसरा पोर्टल नहीं है। इस पोर्टल के अलावा इसका कोई और दूसरा पोर्टल नहीं है। अगर आप किसी और पोर्टल पे चले गए, मतलब आप रास्ता भटक चुके हो, अपने रास्ते पर आ जाओ, गलत रास्ते पे चले गए हो, ठीक है। तो इस पोर्टल के थ्रू ही एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देखो यहाँ पर इंडिकेशन भी चल रहा है, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो, बी अवेयर ऑफ द फेक साइट। बहुत सारी फेक साइट बनाई गई है, बट बी अवेयर। उद्यम रजिस्ट्रेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एंड पेपरलेस, कोई पेपर आपको अपलोड नहीं करना है। एंड नो ऑनलाइन और ऑफलाइन एजेंसी, इसके लिए कोई एजेंट्स नहीं होते, ठीक है। इंस्टीट्यूट या कोई कंसल्टेंट या कोई ऑथराइजेशन चार्जेस या कोई फीस, मनी की डिमांड आपसे नहीं कर सकता अगर आप खुद से प्रोसेस कर रहे हो तो। हाँ, कोई क्लाइंट आपके पास आ रहा है तो एज ऑब्वियस है कि क्लाइंट ने आपको अपना एजेंट बना लिया, तो आप फिर उस क्लाइंट से फीस चार्ज कर सकते हो। बट ये गवर्नमेंट की सीधा सीधा यहाँ पर क्या चल रही है, नोटिफिकेशन चल रही है। ओके, तो हम आगे बात करें तो रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ऑनलाइन प्रोसेस से होता है। और ये जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है ना, ये कितने दिन में आपके पास आ जाता है, टाइम लिमिट कितनी होती है, तो 4 to 5 डेज के अंदर आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है। और सर्टिफिकेट आने के बाद कैसा दिखता है, शायद मेरे पास अगर हो तो मैं दिखाऊं आपको। यस, मेरे पास एक सर्टिफिकेट है यहाँ पर। पूरा काम होने के बाद सर्टिफिकेट कुछ ऐसा दिखता है। होप आप सर्टिफिकेट देख पा रहे हो। पूरा काम होने के बाद यस सर। ये सर्टिफिकेट कुछ इस तरीके से दिखता है। ये मैंने किया था पटले वर्मी एंड बायो कंपोस्ट वाले का, इनका बिजनेस का नाम है। तो कुछ इस तरीके से ये सर्टिफिकेट दिखता है। बट ये सर्टिफिकेट 4 से 5 दिन बाद जनरेट होता है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे जनरेट होता है इसका हम लोग प्रैक्टिकल वर्क तो करेंगे 4 से 5 दिनों में। और ये मैं बुकलेट आप लोगों के साथ एज अ नोट्स शेयर करूंगा, ताकि आप लोग भी इसकी और भी जो बारीकियां है वो रीड कर सके। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं गो थ्रू करवाऊंगा, ठीक है। सो आज के सेशंस को हम यहीं पर पॉज करेंगे, कल वापस मिलेंगे और लाइव प्रोसेस के साथ हम आगे का सेशंस कल कंटिन्यू करेंगे। तो किसी के कोई सवाल है तो आप लोग ग्रुप आइदर मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं आफ्टर दिस क्लास, ठीक है। तो